Hello everyone. So today we will be starting with a new topic. Today we will be starting with accounting concepts. अब हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। देर आर बेसिकली 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हम जानेंगे अभी। तो उनमें से पहला है द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो तुमने एक मशीन खरीदा, तुम बोले भाई मैं प्रिंटिंग और जेरोक्स का दुकान खोलूंगा, ठीक है। तुमने एक मशीन खरीदा और उसके लिए तुमने खरी वो मशीन था प्रिंटर। यू हैव बॉट अ प्रिंटर। इसका तुम्हें लगा 10,000 रुपये, ठीक है। यू हैव स्पेंडेड 10,000 रुपीज एंड बॉट अ प्रिंटर। अब क्या तुम दुकान एक साल में बंद कर दोगे? क्या ये प्रिंटर एक साल में खराब हो जाएगा? आंसर है नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसका जो ये एक्सपेंस है 10,000, इसको एक ही बार में बुक्स में नहीं डालना है, ठीक है। कि तुम एक बार में 10,000 रुपये डाल दिए, भाई हो गया। You need to depreciate this value till this value becomes zero. तुम्हें हर साल दिखाना है कि भाई 1,000 रुपए का मान लो मैंने प्रिंटर यूज किया है, दैट इज द एक्सपेंस, ठीक है। हर 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है प्रिंटर पर, बट यू कांट शो दैट द एंटायर वैल्यू इन द बुक्स, ठीक है। मतलब यू शुड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एसेट विच यू आर परचेजिंग बिकॉज दीज काइंड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। ये क्या हो गया? These kind of non-current assets are held for a longer period of time and not for a short period of time, ठीक है। तो ये जो नॉन करेंट एसेट्स है ना, इनमें हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है एंड द डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली एंड वी शुड ओनली शो द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो हमें दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये पूरा 10,000 को मत डाल देना बुक्स में, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस स्टेट्स की भाई जो भी ट्रांजैक्शंस पैसे में होते हैं, यानी कि फालतू के ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर पैसा है तो उसे बुक्स में डालना है, अगर पैसा नहीं है तो बुक्स में हम कहाँ डाले भाई? उसको उसको बुक्स में नहीं डालना है। वी आर ओनली कंसर्न विद द ट्रांजेक्शन इन विच आर टेकिंग प्लेस थ्रू मनी, ठीक है, लेना या देना। तीसरा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये छोटे छोटे हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस अलग, ओनर अलग। जो तुमने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में पढ़ा कि भाई ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, ओनर के पर्सनल एसेट्स कांट बी लिक्विडेटेड। बट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉर नॉट ओनली फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी बट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑल्सो, बिजनेस अलग, ओनर अलग, दोनों के कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यानी कि फर्म की लाइबिलिटी फर्म की है, ओनर की लाइबिलिटी ओनर की है, दोनों को मिलाओ मत भाई, ठीक है। ये है तुम्हारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पर, वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं भाई ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी तुम कमा रहे हो ना, मान लो तुम्हारा क्लॉथ का बिजनेस है, तुम 10,000 रुपीज का सामान बेच दियो, बंदा बोले कि हम पैसे आपको 6 महीने बाद देंगे जब मैं भी बेच पाऊंगा उसे आगे। तो ये कॉन्सेप्ट बोलती है कि जो तुम ये 10,000 का जो बेचे हो ना, दिस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स बिकॉज यू हैव सोल्ड एंड यू हैव अर्नड दिस। तुम्हें कैश कब मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है। कैश का कोई मतलब नहीं, जब तुम अर्न कर रहे हो तब इसे रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। ये हो गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। कैश मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी अर्न तो किया ही है, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फिर है एक्रूअल कॉन्सेप्ट।
एक्सपेंस को तब रिकॉग्नाइज करना है व्हेन दे आर इंकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अमाउंट हैज बीन पेड। जैसे इसमें क्या बोला कि जब इनकम हुआ है तब रिकॉग्नाइज कर लो, पैसा आया नहीं आया बात का चीज है। इसमें क्या बोल रहे हैं, मान लो 500 रुपए लगा है, ठीक है, इसमें इसके लिए। तो ये जो 500 रुपए का एक्सपेंस हुआ है ना, तुमने हो सकता है पेमेंट नहीं किया, तुमने बोला चल भैया हम तुम्हें 2 महीने बाद देंगे, ठीक है। तो ये जो 500 रुपए का जो तुम्हारा एक्सपेंस हुआ है ना, इसे तुम रिकॉग्नाइज अभी कर लो बुक्स में, पैसे जब दोगे वो बात का चीज है, ठीक है। जैसे इसमें बोला था कि भाई इनकम को रिकॉग्नाइज कर लो, इसमें बोला था एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लो। फिर है मैचिंग कॉन्सेप्ट, टिंडर नहीं है, ठीक है। ये जो तुम्हारा 10,000 का इनकम हुआ है और इसके पीछे जो 500 का एक्सपेंस हुआ है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इन दोनों को हम लोग सेम ईयर में डालेंगे, ठीक है। ये 10,000 के इनकम के पीछे में जो 500 का एक्सपेंस हुआ है इसको सेम ईयर में डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बहुत अलग अलग करके डाल रहे हो, ठीक है, कि 10,000 एक साल में डाल रहे हो, 500 अलग डाल रहे हो जब पैसे लगे एंड ऑल। वैसा नहीं होता है। जब इनकम हो रहा है और उसके पीछे जो भी एक्सपेंस हो रहा है दोनों को सेम ईयर में डालो ताकि ट्रू पिक्चर दिखे बुक्स का, ठीक है। फिर है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट विल हैव टू फिगर्स, ठीक है। जैसे अगर तुम इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इन्वेंट्री बढ़ेगा। व्हेन यू आर परचेजिंग एन इन्वेंट्री फॉर कैश, उससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगा बट कैश गिरेगा। तो इट इज हैविंग टू थिंग्स, राइट, एक बढ़ रहा है एक गिर रहा है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज कि भाई जब तुम कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इट शुड हैव टू थिंग्स, राइट, मतलब इट विल हैव टू फिगर्स, एक कुछ बढ़ रहा है कुछ गिर रहा है, ठीक है। मटीरियलिटी, अब मान लो भाई तुम्हारे अंकल की है चिप्स की फैक्ट्री, ठीक है, उनका टर्नओवर है 100 CR। एक दिन तुम्हारे अंकल का मन किया यार अब एक चिप्स मेरा भी आज खाने का मन कर ही रहा है, ठीक है। चिप्स का प्राइस है 10 रुपीज। अंकल ने उठाया और उसे एक पैकेट खा लिया उस फैक्ट्री से। तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा सा अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तुम्हें नहीं लगता मैस है इतना छोटा सा अमाउंट को डिस्क्लोज करना? व्हेन योर रेवेन्यू इज इन CR, ठीक है, ये अमाउंट दिखेगा भी नहीं। मतलब तुम्हें ये लगेगा कि भाई मैंने कुछ गलती से 10 रुपए तो नहीं लिख दिए खाली, इतना छोटा सा अमाउंट है। तो ये जो बहुत पेटी फिगर्स होते हैं ना, दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज एंड ओनली द मटीरियल फिगर शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। दिस इज व्हाट द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। फिर है प्रूडेंस। प्रूडेंस बोलता है कि जहां पर भी अनसर्टेनिटी है, जब तुम्हें नहीं पता है कि भाई तुम्हें कितना इनकम होगा और कितना लाइबिलिटी वगैरह है, तो जो भी तुम्हारा इनकम है उसे तो तुम कर लो अंडरस्टेट, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा एसेट और जो भी तुम्हारे रेवेन्यूज है, ठीक है, विच शो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म, उसे तुम कर दो अंडरस्टेट। और जो भी तुम्हारा लाइबिलिटी और जो भी तुम्हारा एक्सपेंस है उसको तुम लोग कर दो ओवरस्टेट, ठीक है। जो भी तुम्हारे एसेट और रेवेन्यू है उसको तुम लोग कर दो अंडरस्टेट, और जो भी लाइबिलिटी और एक्सपेंस है उसको कर दो ओवरस्टेट, ताकि फर्म डूबने की स्थिति में नहीं और कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं सुनहरे चित्र ना दिखे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली अभी तक है नहीं। जब सही हो जाए तो बात अलग है, बट जब तक अनसर्टेनिटी तब तक दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न बोलता है भाई बिजनेस एक साल में बंद नहीं होगा, बिजनेस बार बार चलता रहेगा। ये जो 10,000 है इसे तुम 10 साल में स्प्लिट कर सकते हो। सॉरी, ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है प्रिंटर का, इसे तुम एक एक हजार करके स्प्लिट कर सकते हो। तुम्हें इसे वो नहीं करना पड़ेगा, क्या नाम है, कि तुम एक ही बार में स्प्लिट कर दो क्योंकि भाई अगले साल तो दुकान बंद हो रही है। ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न बोलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड द लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी। Now let's see what consistency says. अगर कंसिस्टेंसी क्या बोलती है
कंसिस्टेंसी बोलती है भाई कि से फॉर एग्जांपल अगर तुमने डेप्रिसिएशन है, देखो आगे तुम लोग पढ़ोगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में, उसका दो तरीका होता है मेजर करने का, स्ट्रेट लाइन एंड एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अगर तुमने पहले स्ट्रेट लाइन से मेजर किया डेप्रिसिएबल अमाउंट की कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आगे भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही मेजर करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे तुम WDB डाल दिए फिर स्ट्रेट लाइन डाल दिए अपने मन मुताबिक डाल दिए, ये सब नहीं होने वाला। इट शुड बी कंसिस्टेंट, व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रीवियस ईयर शुड बी कंसिस्टेंट विद व्हाट आई एम डूइंग इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, देयर शुड नॉट बी अ डिफरेंस एंड इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंस इट शुड बी हाईलाइटेड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द बुक्स along with the reason कि भाई हमने चेंज क्यों किया। ठीक है, so this brings an end to chapter 9 and we will be starting with a new chapter in the next class.